हेलो बच्चों, मेरा नाम है अरुण तिवारी। मैं आपका बायोलॉजी मेंटर हूं। उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का जो बचा हुआ पोर्शन था उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, तो इसका लास्ट क्लास में हमें लगता है, उम्मीद है कि सभी लोग आ गए होंगे। मैं स्टार्ट कर सकता हूं क्लास को, या जन्माष्टमी मना रहे हैं सभी लोग? गुड मॉर्निंग नियाज, दीपावंता दास, प्रिया शर्मा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मधु जी बोल रही हैं। सबसे ज़्यादा बहुत एक्टिव रहती है, बहुत अच्छा लगता है, एक्टिवली इन्वॉल्व रहते हैं क्लास में सब। हैप्पी जन्माष्टमी आप सभी लोगों को भी। चलो स्टार्ट करता हूँ ना। हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट में लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था क्या, इस चैप्टर का हम लोगों ने लास्ट क्लास में लेक्चर नंबर 8 पढ़ा था। आज हम लेक्चर नंबर 9 स्टार्ट करेंगे और इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे इंडोस्पर्म का डेवलपमेंट कैसे होता है। आपको याद होगा अगर लास्ट क्लास में हम लोगों ने एम्ब्रियो डेवलपमेंट पढ़ा था। एम्ब्रियो डेवलपमेंट को एक बार मैं रिवाइज करते हुए फिर आगे की तरफ बढ़ूंगा। एम्ब्रियो डेवलपमेंट क्या होता है? कहते हैं कि जब गैमीट जब पॉलन ट्यूब एम्ब्रियो साइक के अंदर इंटर करता है, तो पॉलन ट्यूब जब एम्ब्रियो साइक के अंदर इंटर करता है तो एम्ब्रियो साइक के अंदर इंटर करने के बाद पॉलन ट्यूब बस्ट करता है। आफ्टर बस्टिंग ऑफ पॉलन ट्यूब 2 मेल गैमीट रिलीज, 1 मेल गैमीट फ्यूज विथ एग सेल टू फॉर्म जाइगोट। और इस फिनोमिना को सिंगैमी बोलते हैं ना। जब मेल गैमीट एग सेल से फर्टिलाइज करता है तो जाइगोट बनता है, और जाइगोट के बनने की प्रक्रिया को सिंगैमी बोलते हैं। सिंगैमी। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? सिंगैमी बोलते हैं। तो इस सिंगैमी से क्या बनता है? जाइगोट। और सेकेंड मेल गैमीट, दूसरा वाला मेल गैमीट होता है बच्चों, वह मेल गैमीट फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई को, और पोलर न्यूक्लियाई से जब वो फ्यूज करता है तो बनाता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। PEN इसका फुल फॉर्म है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। यही आगे चलकर किसमें कन्वर्ट होता है? इंडोस्पर्म में। अगर आपको याद हो तो चीजें हम बताए थे, क्योंकि 2 मेल गैमीट 2 अलग अलग न्यूक्लियाई से फ्यूज करता है। इस फिनोमिना को क्या नाम देते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या नाम देते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। क्या नाम देते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। तो 2 मेल गैमीट क्योंकि 2 अलग अलग न्यूक्लियाई से फ्यूज करते हैं तो उसको हम नाम देते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि जब मैं क्लास ले रहा हूं तो आप पूरा ध्यान आप पढ़ने पर लगाएं। मैं क्लास ले रहा हूं, क्लास के लास्ट में हम 10 मिनट रुकते हैं, तो उसमें हम आपसे पूछेंगे कि आपकी क्या क्वेरी है। जो भी दिक्कत होगी उस समय आप बताइएगा। अभी बातचीत करेंगे तो हमें पढ़ाने में दिक्कत होती है ना, बीच बीच में कुछ और क्वेश्चन पूछते रहेंगे। जैसे उदित सिंह अभी पूछ रहे हैं सर क्वेश्चन कहाँ से पूछें, तो ठीक है बेटा, ये क्लास खत्म होने दो। क्लास के लास्ट में 5 मिनट हम लोग वेट करेंगे, तो जो भी तुम्हें पूछना होगा उसमें पूछो। अभी खाली पढ़ाई पर कंसंट्रेट करो, बाकी कुछ दिमाग में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो हमने बताया कि पॉलन ट्यूब व्हेन इंटर इन एम्ब्रियो सैक, पॉलन ट्यूब बस्ट, 2 मेल गैमीट रिलीज। जो 2 मेल गैमीट रिलीज होते हैं उसमें से एक मेल गैमीट फ्यूज करता है पोलर न्यूक्लियाई से, बनाता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, और दूसरा मेल गैमीट फ्यूज करता है एग सेल से तो बनाता है जाइगोट। जाइगोट के बनने की प्रक्रिया को सिंगैमी बोलते हैं, और प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनता है उसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। ट्रिपल फ्यूजन क्योंकि 3 न्यूक्लियस फ्यूज करते हैं, क्योंकि 2 मेल गैमीट अलग अलग न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं। इस फिनोमिना को डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अगर आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने आपको बताया था
लास्ट क्लास में हमने बताया था कि जाइगोट बनता है, जाइगोट में पहला डिवीजन जो होता है वो ट्रांसवर्स डिवीजन होता है। इस तरह से डिवीजन होता है, ऊपर एक सेल बनता है, एक नीचे बनता है। ऊपर वाले सेल को बोलते हैं ऊपर वाले सेल को बोलते हैं बेसल सेल या सस्पेंसर सेल। क्या बोलते हैं? बेसल सेल या सस्पेंसर सेल। नीचे वाले सेल को बोलते हैं एपिकल सेल। फिर अगर आपको याद हो अच्छी तरह से, मैंने बताया था कि बेसल सेल में डिवीजन होता है, और डिवीजन होता है तो इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है, और डिवीजन होने से इस तरह का एक स्ट्रक्चर बनता है। वह स्ट्रक्चर को क्या नाम देते हैं? इस स्ट्रक्चर को सस्पेंसर बोलते हैं। क्या नाम देते हैं बच्चों? सस्पेंसर बोलते हैं। सस्पेंसर बोलते हैं। सस्पेंसर का पहला जो सेल है उसको हास्टोरियल सेल बोलते हैं। फर्स्ट सेल को क्या बोलते हैं? हास्टोरियल सेल। और लास्ट सेल ऑफ सस्पेंसर इज नोन एज हाइपोफाइसिस। क्या नाम देते हैं? हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस जो होता है बच्चों, ये आगे चलकर टर्मिनल पोर्शन ऑफ रेडिकल बनाता है। टर्मिनल पोर्शन ऑफ रेडिकल बनाता है। टर्मिनल पोर्शन ऑफ रेडिकल बनाता है। ये क्या बनाता है? टर्मिनल पोर्शन ऑफ रेडिकल। ये पूरा स्ट्रक्चर सस्पेंसर कहलाता है। सस्पेंसर कहां से बनता है? बेसल सेल से। उसके बाद एपिकल सेल या एम्ब्रियोनल सेल ये है। कहते हैं कि जो एपिकल सेल एम्ब्रियोनल सेल में डिवीजन होता है, पहला डिवीजन ऐसे होता है, देन ऐसे डिवीजन होता है, 4 सेल हुआ, फिर ऐसे डिवीजन होता है तो कितने सेल हो जाते हैं? 8 सेल हो जाते हैं। उसको ऑक्टेंट स्टेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्टेंट स्टेज। 8 सेल हो जाते हैं, उसको ऑक्टेंट स्टेज बोलते हैं। उस 8 सेल में से 4 सेल जो ऊपर की तरफ होते हैं, वो 4 सेल जो ऊपर की तरफ होते हैं उसको बोलते हैं, वह जो 4 सेल ऊपर की तरफ होते हैं बच्चों, जो ऑक्टेंट स्टेज बनता है 8 सेल, उसमें से 4 टुकड़ा जो ऊपर की तरफ होता है वह बनाता है बेसल पोर्शन ऑफ रेडिकल। क्या बनाता है? बेसल पोर्शन ऑफ रेडिकल। बेसल पोर्शन ऑफ रेडिकल। और जो 4 सेल नीचे की तरफ होते हैं वह बनाते हैं प्लीम्यूल एंड कोटिलीडन। ये सब चीजें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। एक बार रिवाइज इसलिए करा देता हूं तो आप कनेक्ट होंगे। तो जो ऊपर 4 सेल होते हैं वो बनाते हैं बेसल पोर्शन ऑफ रेडिकल। नीचे जो पोर्शन 4 सेल होते हैं वो बनाते हैं प्लीम्यूल और कोटिलीडन। अगला हम लोग स्ट्रक्चर था ये। अगला आज हम लोग जो स्टार्ट करेंगे वो है इंडोस्पर्म डेवलपमेंट, जिसको आज हम लोग पढ़ेंगे। इंडोस्पर्म डेवलपमेंट। इंडोस्पर्म डेवलपमेंट क्या होता है? इंडोस्पर्म डेवलपमेंट। इंडोस्पर्म होता क्या है? आपको याद अगर हो तो हम लोगों ने पढ़ा था कि यह मान लो एम्ब्रियोसैक है, यह पोलर न्यूक्लियाई है, और पोलर न्यूक्लियाई 2 होता है, और एक मेल गैमीट आकर फ्यूज करता है। मेल गैमीट को मैं दूसरे कलर से बना दूं, अगर ये मेल गैमीट ब्लू कलर वाला मेल गैमीट है, ब्लैक वाला फीमेल गैमीट है, ये तीनों न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है। इसी को बोलते हैं प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है कि फर्टिलाइजेशन के पहले बनता है? मतलब प्री फर्टिलाइज स्ट्रक्चर है या पोस्ट फर्टिलाइज स्ट्रक्चर है? तो आप बोलोगे सर ये पोस्ट फर्टिलाइज स्ट्रक्चर है, मतलब फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इंडोस्पर्म का फंक्शन क्या होता है? तो इंडोस्पर्म का जो फंक्शन होता है वो ये होता है कि इंडोस्पर्म जो होता है वह एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। अरे भैया, जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा ना, या एम्ब्रियो का फर्दर डेवलपमेंट जब होगा तो उस डेवलपमेंट के लिए क्या चाहिए? भोजन चाहिए, मतलब न्यूट्रिशन चाहिए। वो न्यूट्रिशन कौन प्रोवाइड करता है? इंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? इंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है? इंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है। इंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है। तो इंडोस्पर्म प्रोवाइड करता है किसको? फॉर डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। इंडोस्पर्म में मेनली भोजन, मतलब फूड का स्टोरेज होता है। क्या होता है? फूड का स्टोरेज होता है। मेनली इंडोस्पर्म में फूड का स्टोरेज होता है। चलो अगला, इंडोस्पर्म कैसे होता है बच्चों? इंडोस्पर्म 3 तरह के होते हैं।
इंडोस्पर्म कितने तरह के होते हैं? 3 तरह के होते हैं, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, सेलुलर इंडोस्पर्म एंड हिलोवियल इंडोस्पर्म। कौन कौन? न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, सेलुलर इंडोस्पर्म और हिलोवियल इंडोस्पर्म। 3 तरह के इंडोस्पर्म होते हैं। तीनों इंडोस्पर्म को हम लोग यहां देखेंगे। सभी लोग यहां ध्यान से देखिए, समझिए, मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे कॉमन इंडोस्पर्म यही होता है, न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। सबसे कॉमन, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला इंडोस्पर्म कौन होता है? न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। डेवलपमेंट आप समझिए, जैसे मान लो प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, और ये प्राइमरी न्यूक्लियस जो है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो है, ये कैसा होता है? ट्रिप्लॉइड होता है, 3n होता है। ध्यान से, इसमें पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन तो आप समझते ही हो क्या होता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन का मतलब होता है कि खूब डिवीजन इसमें होगा, खूब डिवीजन होगा। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो यहां पर इस तरह का मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बनता है। खूब ढेर सारा न्यूक्लियस से बना। ये देखो, ये सब क्या है? न्यूक्लियस है बच्चों। ये सब क्या है? न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बनता है, खूब ढेर सारे न्यूक्लियस बनता है। मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन के बाद ये देखो, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस में ढेर सारे न्यूक्लियस बने। साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं हुआ। अब जाकर जब कैरियोकाइनेसिस जितना उसका मन, जितना उसमें होना होगा उतना हो जाएगा, तो साइटोकाइनेसिस स्टार्ट फ्रॉम पेरीफेरी। ध्यान से, मैं आराम आराम से बता रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत समय है अपने पास। साइटोकाइनेसिस स्टार्ट फ्रॉम पेरीफेरी, किनारे से साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है, किनारे से साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है। एक किनारे से साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है और कहां की तरफ जाता है? सेंटर की तरफ जाता है। बिल्कुल मधु यूज कर सकती हो, सिंसेशियल यूज कर सकती हो। तो यहां पर साइटोकाइनेसिस स्टार्ट फ्रॉम पेरीफेरी, पेरीफेरी से साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है एंड दे प्रोसीड टुवर्ड सेंटर। पेरीफेरी से साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है और किधर की तरफ जाता है? सेंटर की तरफ प्रोसीड करता है। यह साइटोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस स्टार्ट फ्रॉम पेरीफेरी, प्रोसीड टुवर्ड सेंटर, सेंटर की तरफ प्रोसीड करता है। साइटोकाइनेसिस पेरीफेरी से स्टार्ट होता है और किधर की तरफ जाता है? सेंटर की तरफ जाता है। और यह जो स्ट्रक्चर बना है, ये जो स्ट्रक्चर बनता है, यह कंप्लीट न्यूक्लियर इंडोस्पर्म कहलाता है। सबसे कॉमन इंडोस्पर्म कौन सा होता है? न्यूक्लियर इंडोस्पर्म होता है। याद रखिएगा, सबसे ज्यादा यही पाया जाता है नेचर में। हालांकि ये बनने के बाद आपको ये नहीं पता चलता, फाइनल स्ट्रक्चर देखने के बाद ये कैसे पता चलेगा कि पहले केवल न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ था, फिर साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ था। ये तो फाइनल स्ट्रक्चर देखने के बाद तो पता ही नहीं, अंदाजा ही नहीं लगेगा। तो फाइनल स्ट्रक्चर देखने के बाद नहीं पता चलेगा। शुरू से देखोगे तो पहले फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बनता है, उसके बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है, पेरीफेरी से किधर की तरफ बढ़ता है? सेंटर की तरफ बढ़ता है। अब आपके दिमाग में होगा, मैं इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल मैं आपको बताऊं, कोकोनट होता है, जिसको नारियल बोलते हैं। कोकोनट आप देखोगे, नारियल में नारियल के 2-3 स्टेज आप देखे होंगे। पहले तो नारियल पानी जो पीते हैं, नारियल पानी पीते हैं तो उसमें पूरा का पूरा ये वाला स्टेज होता है, यही वाला स्टेज होता है जिसको हम लोग पीते हैं। नारियल पानी में क्योंकि वो न्यूट्रिटिव माना जाता है ना, न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा होता है। पहले के समय में मॉडर्न मेडिसिन जब नहीं थी, तो मॉडर्न मेडिसिन नहीं थी, ड्रिप वगैरह का कोई कंसेप्ट नहीं था। मान लीजिए किसी बंदे को डिहाइड्रेशन हो गया बहुत ज्यादा, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो जाता था, तो उस इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए वही नारियल पानी ही पिलाते थे, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रोलाइट बहुत ज्यादा होते हैं, तो बहुत अच्छा माना जाता है। तो कहते हैं जैसे आजकल है कोरोना का प्रकोप है, इसमें आप नारियल पानी पीजिए और सिट्रिक फ्रूट, मतलब जैसे संतरे का जूस हुआ, मौसम्मी का जूस हुआ, नींबू का हुआ, तो ये सब ज्यादा, आंवला का हुआ, ये सब ज्यादा, मतलब विटामिन सी जिसमें होता है उसको ज्यादा यूज करिए, तो बहुत फायदेमंद होता है, इम्यूनिटी बूस्टर कहा जाता है। तो यहां पर क्या होगा कि जो कोकोनट का हम लोग पानी पीते हैं, वो कोकोनट पानी पूरी तरह से स्ट्रक्चर होता है।
लेकिन कोकोनट में आप देखेंगे कि जब प्रसाद लेते हैं मंदिर में जाकर, कोकोनट को मतलब जो नारियल होता है को फोड़ते हैं तो अंदर प्रसाद के रूप में कुछ लेते हैं ना, व्हाइट कलर का जो होता है जिसको प्रसाद के रूप में आप खाते हो, और कुछ पानी भी निकलता है, ऐसे ऐसे हाथ लगा देते हैं, कुछ पानी वह निकलता है, जो पानी वह जो निकलता है ना वह न्यूक्लियर इंडो वह पार्ट है जो इसका सेलुलराइजेशन नहीं हो पाया, और जो प्रसाद के रूप में आप ग्रहण करते हो ना, या वही वाला पोर्शन है जो प्रसाद के रूप में जो आप ग्रहण करते हो, व्हाइट वाला पोर्शन, या वही वाला पोर्शन होता है जिस तेने पोर्शन का सेलुलराइजेशन हो जाता है। तो उसमें दोनों स्टेज आपको देखने को मिलेगा कोकोनट में, जो न्यूक्लियर इंडोस्पर्म भी आपको दिखेगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस के रूप में होता है, मतलब इसका साइटोकाइनेसिस नहीं हुआ था, और जितने का साइटोकाइनेसिस हो जाता है वह कड़ा हो जाता है, वह हार्ड हो जाता है, वह कठोर हो जाता है, जिसको हम प्रसाद के रूप में खाते हैं। ठीक है, तो उसमें बड़ा अच्छा देखने को मिलता है न्यूक्लियर इंडोस्पर्म, सेलुलर इंडोस्पर्म। तो हालांकि ज्यादातर केस में कौन सा इंडोस्पर्म होता है? न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। मोस्ट इन मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म व्हिच इंडोस्पर्म प्रेजेंट? न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। ज्यादातर फैमिली में कौन सा इंडोस्पर्म होता है? न्यूक्लियर इंडोस्पर्म पाया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। क्लियर हुआ ना सबको? आप बोल नहीं रहे? यस बोलिए, यस बोलो सभी लोग। समझ में आया तो यस बोलिए फटाक से। समझ में क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरा है सेलुलर इंडोस्पर्म। सेकंड कौन सा है? सेलुलर इंडोस्पर्म। सेलुलर इंडोस्पर्म ये क्या है बच्चों? सेलुलर इंडोस्पर्म क्या है? सेलुलर इंडोस्पर्म क्या है? इसमें आप देखिए पहले तेन से, इसमें आप देखेंगे एग्जाम्पल भी लिख दिया गया है, धतूरा है, पिटोनिया है। इसमें बहुत बेसिक है, जैसे यह है प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस, PEN। ये क्या होता है? ट्रिप्लॉइड होता है। इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा। जब फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होगा तो मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन बनेगा। ये मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हुआ, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन हुआ। उसके बाद इसमें साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगा। कहां से? सॉरी, एक गलत हो गया।
उस न्यूक्लियर में बता दिया। फिर से मैं बताता हूं, यह मान लो यह प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि ट्रिप्लॉइड है, आपको पता है। इसमें कैरियोकाइनेसिस जो होगा वह साइटोकाइनेसिस दोनों एक साथ होगा। क्या एक बार न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो एक बार साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, एक बार न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो एक बार साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा, फिर आगे बढ़ेगा, फिर न्यूक्लियस का डिवीजन होगा तो साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। मतलब हमेशा हर डिवीजन के बाद साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होता है, हर डिवीजन के बाद क्या होगा, साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होगा। मतलब एवरी कैरियोकाइनेसिस इज प्रोसीड बाय साइटोकाइनेसिस। प्रत्येक कैरियोकाइनेसिस जो होता है उसको कौन फॉलो करता है, साइटोकाइनेसिस फॉलो करता है। तो एवरी कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अब देखो न्यूक्लियर, ध्यान से, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, वहां पर हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होता था। साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता था लेकिन लास्ट में होता था। जब कैरियोकाइनेसिस होता है तब साइटोकाइनेसिस वहां पर नहीं होता था। और सेलुलर एंडोस्पर्म में एवरी कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। एवरी कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। प्रत्येक कैरियोकाइनेसिस जो है उसको कौन फॉलो करता है, साइटोकाइनेसिस को फॉलो करता है। एवरी कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। यह सेलुलर एंडोस्पर्म क्लियर हुआ। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में केवल न्यूक्लियस का डिवीजन हुआ, लास्ट में साइटोप्लाज्म का डिवीजन हुआ। और यहां पर पहले न्यूक्लियस का डिवीजन नहीं होता, बल्कि यहां पर न्यूक्लियस का डिवीजन और साइटोप्लाज्म का डिवीजन दोनों एक साथ होता है, दोनों एक साथ होता है सेलुलर एंडोस्पर्म में। तो न्यूक्लियर में कैरियोकाइनेसिस डू नॉट फॉलो साइटोकाइनेसिस, और सेलुलर में कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। अगला है हिलोवियल एंडोस्पर्म। हिलोवियल एंडोस्पर्म, इसमें क्या होता है, एक प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस हुआ जो कि ट्रिप्लॉइड है, 3N है। इसमें न्यूक्लियस हुआ, कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस दोनों एक साथ होता है, लेकिन जो दो सेल बनते हैं ना वो अनइक्वल साइज के बनते हैं। एक बड़ा सेल बनेगा, एक छोटा सेल बनेगा। यहां पर भी कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस एक साथ होता है, और एक बड़ा सेल बनता है और एक छोटा सेल बनता है। जो छोटा वाला सेल होता है वो डिजेनरेट कर जाता है, जो बड़ा वाला सेल होता है वो फर्दर डेवलप हो करता है। किसकी तरह, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म तरह। मतलब जो बड़ा वाला सेल है इसमें खूब ढेर सारा डिवीजन होगा, और डिवीजन के बाद इसमें साइटोकाइनेसिस होगी, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। साइटोप्लाज्म का डिवीजन होगा। इसमें क्या होगा बच्चों, साइटोप्लाज्म का डिवीजन। बोलो यार जल्दी बोलो। हमने कहा हिलोवियल एंडोस्पर्म में, हिलोवियल एंडोस्पर्म में हमने क्या बताया कि यहां पर प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है, इसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों एक साथ होता भले है, लेकिन जब साइटोकाइनेसिस होता है तो दो अनइक्वल साइज के सेल बनते हैं। एक बड़ा सेल बनता है, एक छोटा सेल बनता है। जो छोटा वाला सेल होता है वो डिजेनरेट कर जाता है, और जो बड़ा वाला सेल होता है वो फर्दर डेवलप करता है। किसकी तरह, कैरियोकाइनेसिस की तरह, जिसमें कई बार उसमें कैरियोकाइनेसिस होगा, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, और लास्ट में वहां साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है ना। तो यह कौन सा एंडोस्पर्म होता है, हिलोवियल एंडोस्पर्म। हिलोवियल एंडोस्पर्म प्रेजेंट इन हिलोवियल ऑर्डर ऑफ मोनोकॉट। मोनोकॉट का एक ऑर्डर होता है हिलोवियल ऑर्डर, उसी में हिलोवियल एंडोस्पर्म होता है। तो ये तीन हुआ, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म और हिलोवियल एंडोस्पर्म। जो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है इसमें कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। सेलुलर एंडोस्पर्म में कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस दोनों एक साथ होता है, इक्वल साइज के सेल बनते हैं। हिलोवियल एंडोस्पर्म में कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस दोनों एक साथ होता है, लेकिन अनइक्वल साइज के सेल बनते हैं, और स्मॉलर सेल डिजेनरेट कर जाता है, लार्जर सेल का फर्दर डेवलपमेंट होता है, लाइक न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। हिलोवियल एंडोस्पर्म सिर्फ एक ही जगह पाया ही जाता है, उसी के आधार पर इसका एंडोस्पर्म का नाम भी है। उसका क्या नाम है जहां पाया जाता है, हिलोवियल ऑर्डर ऑफ मोनोकॉट। कहां, हिलोवियल ऑर्डर ऑफ मोनोकॉट।
हिलोवियल ऑर्डर ऑफ मोनोकॉट। चलो, इतनी समझ में आई बातें इंडोस्पर्म के बारे में? बोलो बच्चों। क्लियर हुआ? आई होप कि क्लियर हुआ होगा आप लोगों को। ओके, तो मैं एक क्वेश्चन यहां पूछना चाहता हूं, मेरी इच्छा है, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो आंसर बताइएगा जरूर। एक मेल प्लांट है, मेल प्लांट जहां से पॉलन ग्रेन बनेगा, उसकी प्लॉइडी 4n है, और एक फीमेल प्लांट है, फीमेल प्लांट, उसकी प्लॉइडी 6n है। फाइंड आउट प्लॉइडी ऑफ पहला इंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी, दूसरा जाइगोट, तीसरा सीड। चलो 3 ही बताओ, आप बताओ ये तीनों, आप 3 बताइए। इंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या होगी, जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी, सीड की प्लॉइडी क्या होगी? मैं बताता हूं, इसका हेप्लॉइड क्या होगा, 2n होगा, इसका आधा हो जाता है ना, इसका मियोसिस होगा तो ये 4n है तो 2n हो जाएगा, और ये 6n है तो क्या हो जाएगा, 3n हो जाएगा। इंडोस्पर्म की प्लॉइडी क्या हो जाएगी, 3n प्लस 3n प्लस 2n, कितना हो जाएगा, 8n। जाइगोट की प्लॉइडी क्या होगी, 3n प्लस 2n, कितना हो जाएगा, 5n। सीड की प्लॉइडी क्या होगी, वही जाइगोट ही तो आगे चलकर सीड बनाता है, 5n। मतलब 8n 5n 5n 3 होंगे, 8n 5n 5n 3 होंगे। एन 5n। ओके, थैंक यू आप सभी लोगों का। हमें लगता है इंडोस्पर्म आपको समझ में आ गया है, और आगे बढ़ता हूं। अगला है सीड। सीड क्या होता है बच्चों? सीड बेसिकली कहते हैं मेच्योर ओव्यूल इज नोन एज सीड। जो मेच्योर ओव्यूल होता है उसी को हम क्या नाम देते हैं, सीड बोलते हैं। जो ओव्यूल एकदम मेच्योर हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद, उसी मेच्योर ओव्यूल को क्या नाम देते हैं, सीड। तो इसका डिफिनीशन है सीड का क्या, मेच्योर ओव्यूल। मेच्योर ओव्यूल को क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं। सीड में बेसिकली 2 पार्ट होता है बच्चों, एक होता है सीड कोट और दूसरा होता है एम्ब्रियो। उसके अंदर एम्ब्रियो होता है, सीड कोट और एम्ब्रियो। सीड कोट में 2 लेयर होता है,
आउटर लेयर को बोलते हैं टेस्टा और इनर लेयर को बोलते हैं टेगमेन। आउटर लेयर को क्या बोलते हैं? टेस्टा और इनर लेयर को क्या बोलते हैं? टेगमेन। आउटर लेयर इज नोन एज टेस्टा और इनर लेयर इज नोन एज टेगमेन। टेगमेन एम्ब्रियो होता है और इसमें इंडोस्पर्म के बेसिस पर, मतलब उसमें फूड स्टोरेज है, वो इंडोस्पर्म के बेसिस पर सीड दो तरह के होते हैं। सीड आर फॉलोइंग टू टाइप ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म के बेसिस पर सीड जो होते हैं दो तरह के होते हैं। पहला है इंडोस्पर्मस सीड। इंडोस्पर्मस सीड नाम से ही लग रहा है, सीड इन विच फूड स्टोर इन फॉर्म ऑफ इंडोस्पर्म। लिखते चलिएगा, सीड इन विच फूड स्टोर इन फॉर्म ऑफ इंडोस्पर्म। जिस सीड में फूड इंडोस्पर्म के रूप में स्टोर होता है वहां पर हम नाम देते हैं इंडोस्पर्मस सीड। सीड इन विच फूड स्टोर इन फॉर्म ऑफ इंडोस्पर्म। सीड इन विच फूड स्टोर इन फॉर्म ऑफ इंडोस्पर्म के रूप में जहां पर इस फूड का स्टोरेज होता है उसको इंडोस्पर्मस सीड बोलते हैं, या इसी को एल्बुमिनस सीड भी बोलते हैं। कौन सा सीड? एल्बुमिनस सीड। एल्बुमिनस सीड भी इसी को बोलते हैं। इंडोस्पर्मस सीड को ही एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। और यह कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है किसका? मोनोकॉट। मोनोकॉट के जितने सीड होते हैं सबको इंडोस्पर्मस सीड बोलते हैं। और मोनोकॉट में एक कॉटिलिडन होता है और उस सिंगल कॉटिलिडन का एक नाम है स्कूटेलम। सिंगल कॉटिलिडन ऑफ मोनोकॉट इज नोन एज स्कूटेलम। जो सिंगल कॉटिलिडन होता है मोनोकॉट का उसको क्या नाम देते हैं बच्चों? स्कूटेलम बोलते हैं। तो फिर से सीड दो तरह के ऑन द बेसिस ऑफ फूड स्टोरेज, इंडोस्पर्मस सीड एंड नॉन इंडोस्पर्मस सीड। इंडोस्पर्मस सीड क्या होता है? सीड इन विच फूड स्टोर इन फॉर्म ऑफ इंडोस्पर्म। इंडोस्पर्म के रूप में जहां पर फूड का स्टोरेज होता है उसको इंडोस्पर्मस सीड बोलते हैं, या उसी को एल्बुमिनस सीड भी बोलते हैं, या उसी को, और वह जो इंडोस्पर्मस सीड होता है वो मोनोकॉट में पाया जाता है। और मोनोकॉट में सिंगल कॉटिलिडन जो होता है उसको क्या नाम देते हैं? स्कूटेलम बोलते हैं। और सिंगल कॉटिलिडन को क्या नाम देते हैं? स्कूटेलम। इसी में दो तीन टर्म और आते हैं, जैसे प्लीम्यूल की कवरिंग जो होती है, कवरिंग ऑफ प्लीम्यूल, कवरिंग ऑफ प्लीम्यूल को क्या नाम देते हैं? कोलियोप्टाइल। कोलियोप्टाइल। कवरिंग ऑफ रेडिकल को क्या नाम देते हैं? कोलियोराइजा। कवरिंग ऑफ प्लीम्यूल को क्या नाम देते हैं? कोलियोप्टाइल। कवरिंग ऑफ रेडिकल को क्या नाम देते हैं? कोलियोराइजा। ठीक है। दूसरा है नॉन इंडोस्पर्मस सीड। नाम से ही लग रहा है सीड इन विच फूड डू नॉट स्टोर इन फॉर्म ऑफ इंडोस्पर्म। जिस सीड में फूड इंडोस्पर्म के फॉर्म में नहीं स्टोर होता उसको हम नॉन इंडोस्पर्मस सीड बोलते हैं, या इसी को एक दूसरा नाम है एक्स एल्बुमिनस सीड। क्या बोलते हैं? एक्स एल्बुमिनस सीड। ठीक है। या इसको नॉन इंडोस्पर्मस सीड बोलते हैं, या इसको एक्स एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। और किस में पाया जाता है? डाइकॉट में। किस में पाया जाता है? डाइकॉट में। डाइकॉट का सीड जो होता है उसको एक्स एल्बुमिनस सीड बोलते हैं। डाइकॉट में फूड का इशू। अच्छा, क्वेश्चन एक पूछता है कि अच्छा डाइकॉट में इंडोस्पर्म पाया जाता है कि नहीं पाया जाता? आप सभी बताइए, आंसर दीजिए। डाइकॉट में इंडोस्पर्म होता है या नहीं होता है? डाइकॉट में मैं वेट कर रहा हूं भाई आपके आंसर का। डाइकॉट में इंडोस्पर्म होता है या नहीं होता?
होता है लेकिन वह क्या होता है कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट में वो कंज्यूम हो जाता है, एम्ब्रियो के डेवलपमेंट वो खर्च हो जाता है। होता है लेकिन फूड जो होता है वो कंज्यूम हो जाता है, लेकिन यहां पर कॉटिलिडन के रूप में ही फूड का स्टोरेज हो जाता है डाइकॉट में, नॉन एंडोस्पर्म से। पेरिस्पर्म में होता है, कहते हैं ज्यादातर केस में जब सीड बनता है ना तो इंडोस्पर्म पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ज्यादा जगह जहां सीड का फॉर्मेशन होता है वहां इंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे सीड होते हैं, ज्यादातर जगह जब सीड का फॉर्मेशन होता है ना तो उसमें न्यूसेलस नहीं रह जाता। फिर से सुनिए, ज्यादातर जगह सीड का जब फॉर्मेशन हो जाता है तो वहां न्यूसेलस खत्म हो जाता है, कंज्यूम हो जाता है, लेकिन कुछ सीड में जहां पर जहां पर न्यूसेलस बचा रह जाता है, रिमेनिंग रह जाता है, बचा रह जाता है, उसी को पेरिस्पर्म बोलते हैं। इसका डिफिनीशन है, रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस इज नोन एज पेरिस्पर्म। रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस इज नोन एज पेरिस्पर्म। रिमेनेंट ऑफ न्यूसेलस इज नोन एज पेरिस्पर्म। जो न्यूसेलस का रिमेनिंग पार्ट होता है उसको क्या नाम देते हैं? पेरिस्पर्म। remnant of nucellus is known as perisperm। पेरिस्पर्म के बाद है डोरमेंसी ऑफ सीड। क्या है डोरमेंसी ऑफ सीड? एनीवन? डोरमेंसी क्या है? डोरमेंसी किसको बोलते हैं? What is dormancy of seed? What is dormancy of seed? कहते हैं कि सीड में जब सीड अपने सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रोक देता है, सप्रेशन ऑफ ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी ऑफ सीड, जब सीड अपने सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रोक देता है, उसी फिनोमिना को नाम देते हैं, उसी फिनोमिना को क्या नाम देते हैं? डोरमेंसी, या उस पीरियड को डोरमेंट पीरियड बोलते हैं। तो स्टेज ऑफ सीड इन विच सीड इनहिबिट ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, जब सीड अपने सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रोक देता है, उस फिनोमिना को क्या नाम देते हैं? डोरमेंसी। और उसी फिनोमिना, उस पीरियड को बोलते हैं डोरमेंट पीरियड। जब सीड अपने सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रोक देता है उसी को डोरमेंसी बोलते हैं, डोरमेंट पीरियड बोलते हैं। जितना सीड का स्टोरेज होता है, आप देखते हो कि घरों में स्टोर किया जाता है कि बाद में खाएंगे इसको, तो आप देखो उसको सुखा के रखते हैं। क्यों सुखाते हैं? क्योंकि उसमें अगर वाटर कंटेंट उसके अंदर रहेगा ना तो उसके एंजाइम एक्टिव रहेंगे, और जब एंजाइम उसके अंदर एक्टिव रहेगा तो वह जो सीड होगा वो स्टोर नहीं हो पाएगा, बल्कि उसमें जर्मिनेशन होगा और वह फर्मेंटेशन होने लगता है, सड़ जाता है। तो डोरमेंसी का मतलब होता है सीड अपने सभी मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रोक देता है, उसी पीरियड को डोरमेंट पीरियड बोलते हैं, और उस फिनोमिना को डोरमेंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डोरमेंसी। तो आप बोल सकते हैं मेटाबॉलिकली इनएक्टिव स्टेज जो होता है वही डोरमेंसी होती है सीड की। फ्रूट क्या है? फ्रूट भी दो तरह का होता है, आप पढ़े होंगे। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट होता है और नॉर्मल फ्रूट होता है। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट का मतलब होता है फ्रूट व्हिच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। जब फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाता है तो उसको क्या नाम देते हैं बच्चों? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। फ्रूट व्हिच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, जब फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। फ्रूट में बेसिकली दो पार्ट होते हैं। फ्रूट जो होता है वह दो पार्ट का बना होता है। क्या फ्रूट में होता है बच्चों? एक होता है पेरिकार्प, एक क्या होता है? पेरिकार्प, और दूसरा होता है, एक होता है पेरिकार्प, दूसरा होता है सीड।
एक होता है पेरिकार्प, दूसरा होता है सीड। पेरिकार्प जो सीड के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं हम लोग, पेरिकार्प पढ़ते हैं। पेरिकार्प जो होता है, पेरिकार्प एक कहीं कहीं पेरिकार्प 3 लेयर का बना होता है। सबसे बाहर वाले को इपिकार्प बोलते हैं, उसके बाद वाले को मीजोकार्प बोलते हैं, और सबसे अंदर वाले को इंडोकार्प बोलते हैं। इंडोकार्प। पेरिकार्प जो से फ्रूट में पेरिकार्प होता है, उसमें इपिकार्प होता है, मीजोकार्प होता है, इंडोकार्प होता है। फ्रूट का डिफिनेशन क्या है तो आप बोलिएगा, मेच्योर ओवरी को फ्रूट बोलते हैं। मेच्योर ओवरी इज नोन एज फ्रूट और मेच्योर ओव्यूल इज नोन एज सीड। ओव्यूल जब मेच्योर हो जाता है तो सीड में कन्वर्ट हो जाता है, और ओवरी जब मेच्योर होता है तो फ्रूट में बनता है। और फ्रूट जो होता है वो 2 पार्ट होता है, उसमें पेरिकार्प होता है और सीड होता है। पेरिकार्प होता है कई जगह 3 लेयर का बना होता है, इपिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प। इपिकार्प, मीजोकार्प और इंडोकार्प, ये 3 लेयर के बने होते हैं, और कहीं कहीं तीनों लेयर विजिबल नहीं होते, कहीं कहीं होते हैं। आपसे मैं एक क्वेश्चन, हाँ, एक फ्रूट में, हालांकि ये मार्फोलॉजी का पार्ट है, कहते हैं फ्रूट जो होता है उसमें कौन सा पोर्शन खाया जाता है। फ्रूट का अलग अलग पोर्शन खाया जाता है। इडिबल पोर्शन उसको बोलते हैं, जो खाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, इडिबल पोर्शन। इडिबल पोर्शन। इडिबल पोर्शन। तो अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आम होता है मैंगो, मैंगो का कौन सा पोर्शन खाते हैं। विच पोर्शन ऑफ मैंगो इज इडिबल। इडिबल मतलब खाने वाला पोर्शन। तो मैंगो का कौन सा पोर्शन खाते हैं हम लोग। मीजोकार्प। कोई कहता है सर हम तो पूरा खाते हैं, तो भैया हम मनुष्य की बात कर रहे हैं। आप पूरा खा लेते हैं तो आपकी समस्या है, लेकिन भगवान ने, नेचर ने उसको मीजोकार्प जो होता है, नेचर ने मीजोकार्प को ही इडिबल बनाया है। इपिकार्प वो होता है जो उसका छिलका होता है, जो कवरिंग होती है, उसको इपिकार्प होता है। बीच वाला पोर्शन जो खाते हैं वो मीजोकार्प होता है। अंदर जो गुठली होता है वो इंडोकार्प होता है। ठीक है, अच्छा बताओ, बेर का कौन सा पोर्शन खाते हैं। बेर का, बेर या जामुन या बेर दोनों एक ही तरह है, तो इसका कौन सा पोर्शन खाते हैं। बेर का कौन सा पोर्शन खाते हैं। बेर का कौन सा पोर्शन खाते हैं। इपिकार्प एंड मीजोकार्प, बिल्कुल सही है। इपिकार्प खाते हैं और मीजोकार्प खाते हैं। ठीक है, तो इसी तरह का है, अलग अलग पोर्शन का कौन कौन सा पोर्शन खाते हैं उसी को देख बताते हैं। हालांकि मार्फोलॉजी में पूछते हैं। पार्थेनोकार्पिक फ्रूट हमने वही बताया कि फ्रूट विच डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो फ्रूट बिना फर्टिलाइजेशन के डेवलप होता है उसको पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। ये स्ट्रक्चर है, एक बार सरसरी निगाह देख लीजिए। मैं आपको 3 मिनट का समय देता हूँ। 3 मिनट का समय है, इसको पूरा एक बार सरसरी निगाह देखो, पूरे इमेज को।
बोलो बच्चा लोग, देख लिए? ये देखो यहाँ देखो, स्कूटेलम ये है, यही मोनो, एक कॉटिलिडन है। स्कूटेलम ही क्या होता है? एक कॉटिलिडन है, कॉटिलिडन मोनोकॉट का कॉटिलिडन है। कोलियोप्टाइल प्लीम्यूल की कवरिंग है, रेडिकल उसकी कवरिंग कोलियोराइजा है। तीन मिनट आपके पास है, जिसमें से 1 मिनट बीत चुका है, 2 मिनट और है। क्लियर हुआ? चलो ये सब स्ट्रक्चर देख लो। इपिकार, मेसोकार्प, थैलेमस, सीड, एक स्ट्रक्चर मैं लाया हूं तो इसको देखो, मेहनत करके लाया हूं खोज काच के। तो इसके बाद हम क्विज करेंगे आज, जो हम लोग पढ़ेंगे उसी पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। ठीक है बच्चों? यस अभी मौर्य, क्विज होगा भाई, क्यों नहीं होगा। चलो स्टार्ट क्विज। हमारे पास 10-13 मिनट और है, 13 मिनट में क्विज करेंगे। चलो जल्दी जल्दी आंसर देना है ना। क्वेश्चन नंबर 1 का बताओ जल्दी से, फटाक से। राहुल पटेल करे नीट पीजी का कोचिंग चालू कर दो सर। ओके राहुल जी, कर देते हैं, समय आने पर भी हो जाएगा। थैंक यू इतना भरोसा रखने के लिए हमारे ऊपर। चलो आंसर दो, सबका आंसर आना चाहिए तब मजा आएगा। पहला आंसर साक्षी ने दिया है, वेरी गुड साक्षी। इन्होंने बताया सी। कह रहा है नंबर ऑफ एंडोस्पर्म 36 है, व्हाट इज द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन रूट। बहुत सही, इनका करेक्ट आंसर है साक्षी का, बहुत जल्दी आंसर इन्होंने दिया, वेरी गुड साक्षी। चलो अब तो सभी को, विश्वजीत का भी आ गया, दिशा का भी आया। करेक्ट आंसर सी होगा बेटा। 3n जो है बच्चों 36 है ना, तो n कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। 2n की रूट तो 2n होता है ना, 24। सी आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 2, Which structures develop into seed? सीड के अंदर कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप होता है? Which structure develop into seed? जल्दी जल्दी आंसर दो, बातचीत नहीं। विच स्ट्रक्चर डेवलप इनटू सीड? सीड में कौन सा स्ट्रक्चर डेवलप होता है? ओव्यूल होता है। मेच्योर ओव्यूल इज नोन है सीड। मेच्योर ओव्यूल, मेच्योर ओव्यूल ही क्या होता है बच्चों? वही तो सीड होता है। मेच्योर ओव्यूल को क्या बोलते हैं? सीड बोलते हैं। अगला, द नंबर ऑफ मियोटिक डिवीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 400 सीड्स इन पी प्लांट। मियोटिक का मतलब मियोसिस होता है ना, कंफ्यूज नहीं होना है, इसका मतलब मियोसिस होता है। कितने मियोसिस डिवीजन होते हैं 400 सीड को प्रोड्यूस करने के लिए?
400 सीड है ना बच्चों, 400 सीड के लिए 400 फीमेल गैमीट चाहिए, मतलब 400 एग चाहिए और 400 मेल गैमीट चाहिए। किसका आंसर? बी सब लोग आंसर बता रहे हैं, सही है आंसर से भी। 401 बनाने के लिए आपको पता है कि एक मियोसिस से एक ही मेगा स्पोर सरवाइव करता है ना, तो 400 मेगा स्पोर आपको सरवाइव कराना, कितनी बार मियोसिस करना होगा? 400 बार। तो 400 एग बनाने के लिए कितने मियोसिस करने पड़ेंगे? 400। और 1 से 4 मेल बनता है पॉलन ग्रेन, तो 400 पॉलन ग्रेन बनाने के लिए कितने मेल गैमीट करने, सॉरी कितनी मियोसिस करने होंगे? 400/4 कितनी बार? 100। तो 400 प्लस 100 टोटल कितना मियोसिस करना पड़ेगा? 500। बी आंसर होगा, बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ। कहां पे इंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है? अगला क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बताओ। पी प्लांट, डाइकॉट जो होता है ना, इसमें कॉटिलिडन के रूप में फूड स्टोरेज होता है, तो पी प्लांट जो होगा उसमें इंडोस्पर्म पूरी तरह से कंज्यूम हो जाता है। पॉलन ग्रेन रिप्रेजेंट हाफ डेवलप मेल गैमेटोफाइट सेड एट 2। कौन सा आंसर सही है बताओ पॉलन ग्रेन के बारे में? Half developed male gametophyte are said at 2 or 3 cell stage are well preserved as fossil due to the presence of sporopollen. All the above are correct. डी आंसर सही है। अगला नेक्स्ट, मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म हैव। ज्यादातर एंजियोस्पर्म में क्या होता है? मोनोस्पोरिक एंड 8 न्यूक्लिएटेड। ए आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 6 का जल्दी जल्दी आंसर दो। ए आंसर बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 7 का बताओ। मियोटिक डिवीजन इन एन ओव्यूल टेक प्लेस इन। मियोटिक डिवीजन इन एन ओव्यूल टेक प्लेस इन न्यूसेलस, मेगास्पोर मदर सेल, मेगास्पोर आर्चिस्पोरियम। जल्दी से बताओ, खुद फटाक से आंसर आना चाहिए, फास्ट। बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8, द फंक्शन ऑफ सस्पेंसर ऑफ द एम्ब्रियो इज एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एम्ब्रियो, पुशिंग द एम्ब्रियो इन न्यूट्रिटिव रीजन, ऑल ऑफ दिस।
जल्दी से फटाक से आंसर। एम्ब्रियो को ढकेलता है, फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी एम्ब्रियो, एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट, क्या करता है? क्वेश्चन नंबर 8 का सी आंसर होगा, बाकी दोनों नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 9, पार्थेनोजेनेसिस अकर्स व्हेन? पार्थेनोकार्पी होता है डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन, और पार्थेनोजेनेसिस होता है डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो विदाउट फर्टिलाइजेशन। ए आंसर होगा 9 का। फटाक से आंसर दो भाई, एकदम ढीले पड़ गए हो आप लोग, पता नहीं क्यों। सो रहे हो क्या अभी जन्माष्टमी के शुभ अवसर पर? इसका ए आंसर होगा, 9 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, का आंसर बताओ। यहां पर स्ट्रक्चर ए बी सी डी है, इसको बताना है। ए क्या है, बी क्या है, सी क्या है, डी क्या है? देखो ए जो है वो तो एग है, क्या लिखा है, पार्टी सिलेक्ट अपने। बी सेंट्रल सेल है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं लग रहा है मुझे, गलत है। अगर इसको जाइगोट माने तो ये सेंट्रल सेल हो जाएगा, ये पोलर न्यूक्लियस हो जाएगा, ये सिनर्जिड थोड़ी होगा, ये तो एंटीपोडल है। कोई आंसर नहीं है बच्चों, गलत है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। अगर ये सिनर्जिड कर दे, इसको एंटीपोडल कर दे, तब ये आंसर हो जाएगा। चलो छोड़ो इसको। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ। अब तो बताओ, साफ साफ है इसमें क्लियरली। क्वेश्चन नंबर 11 बताओ बच्चों, जल्दी से। और ये लास्ट क्वेश्चन है, 11 क्वेश्चन। तो बच्चों इसी के साथ आज की क्लास को खत्म करना होगा, विराम देना होगा। अगले क्लास में, कल मेरी क्लास फिर है, टाइमिंग मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है कब क्लास लगी हुई है, लेकिन जब भी क्लास होगी आपको ऐप पर दिख जाएगा। ऐप में कोई भी दिक्कत हो आप फ़ोन करके, हेल्पलाइन पर फ़ोन करके आप उसको सॉर्ट आउट कर लीजिए। और कल फिर मिलते हैं इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए। कल हमारे इस चैप्टर का कल लास्ट क्लास होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट कल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कल पढ़ाऊंगा मैं, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद जेनेटिक्स स्टार्ट करूंगा, ठीक है, जेनेटिक्स में स्टार्ट करूंगा इसके बाद। ओके बच्चों, थैंक यू। और कैसा आपको लगा क्लास, ये जरूर आप कमेंट बॉक्स में जाकर लिखिएगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और इस कोरोना पेंडेमिक में मैं कुछ कर पा रहा हूँ, और ये मैं अपने आप को सौभाग्य की बात मानता हूँ। दिक्कत तो सभी को है,
और लेकिन आपकी पढ़ाई उसमें न रुके, इस पढ़ाई को न रुके, इसलिए हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि क्लास को कंटिन्यू रख रहे हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, हैव ए गुड डे।